हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको तो फ़ायदा होगा ही इस वीडियो से, लेकिन आपको दोस्तों को भी फ़ायदा होना चाहिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपके पास प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सेकंड है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन थर्ड है प्रकाश का वर्णविच्छेदन, ऑप्शन फोर्थ है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किरण एक माध्यम से आकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तब तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश जो किरण है, आपतित किरण है, वो अपवर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। प्रकाश का वर्ण विच्छेदन क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विच्छेदन होता है प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में टूट जाना। अवयवी रंग, जैसे प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो उन 7 रंगों में टूट जाना। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी प्रकाश धूल के कणों या कोई आपके तेज किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना होती है, उसे बोलते हैं हम क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आकाश का नीला रंग है वो किस घटना का परिणाम है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कांच की झिल्ली, ऑप्शन सेकंड है कांच के प्रिज्म का, ऑप्शन थर्ड है उत्तल लेंस का, ऑप्शन फोर्थ है समतल दर्पण का। तो आपको पता है कि हमें स्पेक्ट्रम किसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलरों का एक बॉक्स या एक लाइन मान लो। जैसे मैंने बताया होगा, आपने पढ़ा होगा कि VIVGYOR विविगोर पढ़ा होगा आपने। तो इस 7 रंगों के पूरे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है, कांच के प्रिज्म का। किसका उपयोग किया जाता है, कांच के प्रिज्म का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, धारावाही चालक के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा दर्शाता है। देखो, वाम हस्त का मतलब बायां हाथ, वाम हस्त का मतलब बायां हाथ। अब फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सेकंड है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर थर्ड है चुंबकीय बल की दिशा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है विद्युत धारा की दिशा। तो आपको बचा, देखो आप इस हीरा आप इस ये है हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये जो अंगूठा होता है वो दर्शाता है विद्युत बल की दिशा, सॉरी चुंबकीय बल की दिशा, और जो आपकी तर्जनी उंगली है वो दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा उंगली है वो दर्शाती है आपकी क्या, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। अंगूठा क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, चुंबकीय बल की दिशा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड, कौन सा, चुंबकीय बल की दिशा दर्शाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। यानी जो प्रतिरोधकता होती है आपकी, जिसको हम लिखते हैं रो से, किससे लिखते हैं, रो से, इसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास ओम, ऑप्शन नंबर सेकंड है वोल्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड है ओम इंटू मीटर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं जो ओम है वो किसका मात्रक होता है हमारा, यह मात्रक होता है हमारा प्रतिरोध का। वोल्ट है, ये किसका मात्रक होता है, जो वोल्ट है वो होता है आपका विभवांतर का मात्रक। किसका होता है, विभवांतर का। ठीक है। और ओम इंटू मीटर है, तो ये किसका है, ये आपका प्रतिरोधकता का मात्रक। किसका है, प्रतिरोधकता का। ठीक है। यही पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ओम इंटू मीटर है जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है। निर्वात रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, निर्वात रहता है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, वायु रहती है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हाइड्रोजन गैस। तो आपको बताएगा जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है या फिर निष्क्रिय नाइट्रोजन भरी जाती है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। इसको इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर थर्ड यानी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u का अनुपात लेंस के खाली जगह को व्यक्त करता है। देखो अब आपने देखा होगा m बराबर v अपॉन यू, ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, m बराबर v अपॉन यू। v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है बिंब की दूरी। अब ये किसको व्यक्त कर रहा है, m को क्या बोलते हैं हम, आवर्धन, क्या बोलते हैं आवर्धन। इसलिए इस क्वेश्चन जो खाली जगह है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी को किसके लेंस के किसको व्यक्त करती हैं, आवर्धन को, किसको व्यक्त करती हैं आवर्धन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में खाली जगह का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, टंग किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का, किसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 किलोवाट घंटे यानी 1 kWh से कितने जूल होते हैं। तो आपको पता होगा 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, कितने जूल 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकृतीय पदार्थ, क्या कहलाते हैं जैव निम्नी कणीय पदार्थ या जैव निम्नीकृतीय पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रतारिका की पेशियां खाली जगह को नियंत्रित करती हैं। तो आपको पता है प्रतारिका की पेशियां किसको नियंत्रित करती हैं, पुतली के आकार को, किसको पुतली के आकार को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रतारिका की पेशियां वो किसको नियंत्रित करती हैं, पुतली के आकार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो भौतिक राशि हैं, एक तो भौतिक राशि आपकी x है जिसका मान है 8 ओम, और दूसरी भौतिक राशि है आपके पास y जिसका मान है 5 × 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर के चालकों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना करने पर x और y के संगत मान लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अंतर्गत आपको दिया गया जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम, कितनी है 8 ओम। ठीक है, y है उसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब आपको बताए, देखो अब ये पूछ रहे हैं कि आपको x और y के अगर मान लो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, x और y के संगत मान ज्ञात करने, यानी क्षेत्रफल को दोगुना करने पर x और y के मान कितने होंगे। इसके लिए देखो आपको पता होनी सबसे पहले तो ये x क्या है और y क्या है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी x है ये, देखो x के पीछे मात्रक क्या लगा ओम। अब आपको बताया ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध को, और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं हम, आर से। ठीक है, किससे लिखते हैं प्रतिरोध को, आर से, अलग पेन से लिखता हूँ मैं इसको। तो ये जो x है आपकी वो किसका काम कर रही है, आर यानी प्रतिरोध का। ठीक है, और ये जो y है अब आपको बताए ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का। तो ये जो आपकी y है वो किसका काम कर रही है, प्रतिरोधकता यानी रो का। ठीक है, तो ये y है जो किसका काम कर रही है, रो यानी प्रतिरोधकता का। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपको कि जो आपका प्रतिरोध 8 ओम है और प्रतिरोधकता 5 × 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर है, अगर इनके क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो इनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों क्या होंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है क्या, आर बराबर रो एल बटे ए। ठीक है, अब आर बराबर रो एल बटे ए ये लिखा आपने, इसको मान लो आप R1 क्योंकि पहला प्रतिरोध है, और दूसरी कंडीशन पूछ रहा है कि R बराबर यानी R2 मान लूँ मैं, और इसको मान लो आप रो एल बटे ए। ठीक है, अब R2 है जो, तो आपको मान निकालना है R2 का। ठीक है, किसका मान निकालना है, R2 का। अब R1 का मान दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 8 ओम। ठीक है, R1 का मान कितना दिया हुआ है 8 ओम, और ये क्या है रो एल बटे ए। ठीक है, अब R2 का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका लिए क्या करोगे आप, R2 का मान कब निकालना है, क्षेत्रफल को दोगुना कर दें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रो एल बटे ए, अब ए की जगह क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, क्यों कि इसने बोल रखा है कि क्षेत्रफल को दोगुना कर दें, तो ए का हमने कितना कर दिया 2a। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हैं इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ और इसको समीकरण नंबर 2 मान लूँ। ठीक है,
इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लूँ, तो समीकरण 1 में आप देख सकते हैं रो इंटू एल बटे ए का मान कितना दिया हुआ है आपको 8 ओम। ठीक है, तो यहाँ से मैं रो कितना रो एल बटे ए को अलग कर लूँ तो ये R2 का मान कुछ इस प्रकार नहीं बनेगा। R2 बराबर 1/2 इंटू क्या बन जाएगा रो एल बटे ए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रो एल बटे ए की जगह क्या मैं 8 ओम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो रो एल बटे ए का मान कितना दिया हुआ है आपको 8 ओम। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा समीकरण 1 से, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं रो एल बटे ए की जगह क्या लिख दूंगा 8 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R2 बराबर 1/2 इंटू इसकी जगह क्या लिख दूंगा 8। अब 2 से अगर 8 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगी 4। इस कंडीशन में आपको जो आपका R2 का मान है वो कितना मिल जाएगा 4 ओम। कितना मिल जाएगा 4 ओम। ठीक है, और यही पूछा गया आपसे कि जो आपका क्या पूछा गया आपको, ये पूछा है कि जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका क्षेत्रफल है, अगर मैं उसको आधा कर दूं, क्षेत्रफल को सॉरी दोगुना कर दूं, तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं प्रतिरोध कितना हो गया आपका आधा हो गया। कितना हो गया आधा, यानी जो अगर आप क्षेत्रफल को आधा करते हो सॉरी दोगुना करते हो क्षेत्रफल को, तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा आधा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यानी इसको मैं क्या मान लूँ एक्स, यही तो है एक्स। ठीक है, यही तो एक्स का संगत मान तो कितना होगा 4 ओम। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो बाई है वो क्या है आपकी प्रतिरोधकता। क्या है प्रतिरोधकता, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि देखो जो प्रतिरोधकता है वो तभी चेंज होती है हमारी जब हमारा पदार्थ चेंज होता है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत इसने कहीं नहीं बोला है कि ये पदार्थ चेंज हो रहा है, यानी जो प्रतिरोधकता है हमारी वो किस पर निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन यहाँ तो पदार्थ ही चेंज नहीं हो रहा, तो प्रतिरोधकता चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो बाई का संगत मान तो वही रहेगा जो पहले था। कौन सा? बाई बराबर क्या था आपका, क्या था बाई बराबर क्या था आपका? बाई बराबर था 5 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये था आपका बाई का मान। तो पहले बाई का मान था 5 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, तो लास्ट में भी बाई का मान यही रहेगा, लेकिन आपने क्षेत्रफल दोगुना कर दिया इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, यानी 4 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? देखो, अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, तो उस बिंदु पर चुंबकीय स्विंग की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को परिभाषित करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। ये देखो, अब अगर हम लिखना चाहें इसमें क्या लिखेंगे, देखो इस नियम के अनुसार हमारे बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि इसकी मध्यमा, ये देखो मध्यमा, ये आपकी तर्जनी और अंगूठा तीनों उंगली आपस में एक दूसरे के लंबवत हों। तो इसमें जो आपकी तर्जनी उंगली है वो क्या दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा उंगली है वो क्या दिखाएगी विद्युत धारा की दिशा, जो आपका अंगूठा है वो क्या दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा। क्या दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण उपयोग करेंगे? कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रथम वास्तविक होगा या आभासी? ठीक है, अब आपको बताया कि अगर देखो आपके पीछे कोई वाहन आ रहा है तो आप उसको साइड मिरर से ही देख सकते हो, ये पूछा जा रहा है। तो साइड मिरर के रूप में अब आपको पता है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण आता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा आता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये होता आंसर हो गया कि किस दर्पण का प्रयोग करोगे। अब कारण क्यों, देखो एक तो इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है उत्तल दर्पण का, दूसरा ये प्रथम आभासी और सीधे बनाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है जो प्रथम है वो बनेगा वो कैसा होगा, तो प्रथम कैसा बनता है आभासी। ठीक है, इस क्वेश्चन के तीनों आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन आपको लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? अब देखो, अब आपको पता है जो लेंस है उसकी क्षमता कितनी है 2 डायोप्टर। अब आपको पता है फोकस दूरी किस प्रकार लिखते हैं, वो लेंस की क्षमता किस प्रकार लिखते हैं P बराबर 1/f। अब P का मान कितना दिया हुआ है, तो अगर एफ बराबर हम निकालें तो क्या बन जाएगा F बराबर 1/p। तो आंसर क्या बनेगा 1/2, P का मान 2 दिया।
आंसर बनेगा 0.5। क्या बनेगा? 0.5 मीटर फोकस दूरी है। अब देखो उसकी फोकस दूरी तो मिल गई, लेकिन प्रकृति पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति। अगर लेंस की बात करें तो आपको पता है कौन से लेंस की जो आपकी क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। कौन सी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। ठीक है, लेंस पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। देखो निकट दृष्टि दोष यानी ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। अब इसे किस तरह से दूर कर सकते हैं, यानी इसका निवारण किससे हो सकता है? अवतल लेंस से। किससे हो सकता है? अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस से निवारण है। स्पष्ट किरण आरेख चित्र आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपका किरण आरेख चित्र में इस प्रकार के डायग्राम बनाने होंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अब देखो ये आपको चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार का चित्र बनेगा आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, क्या करोगे? देखो अब आपको पता है कि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर या प्रत्येक तार के अंदर धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन विभवांतर समान होता है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, जो विभवांतर समान है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि वी बराबर I1R1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V बराबर I2R2। तीसरे के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V बराबर I3 और R3। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? देखो अगर हम मान निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा? I बराबर, हम इस प्रकार लिखेंगे इसको I1 प्लस I2 प्लस I3, तभी तो हमारे कुल धारा का मान आएगा। अब आप क्या करोगे, या यहाँ पर आपने ओम का नियम लगा लिया। अब देखो अगर आप इन तीनों से आई का मान निकालोगे तो आपका आई का मान निकल के क्या आएगा? आई बराबर, देखो एक तो आपका आई बराबर क्या है, अब आपको पता है आई बराबर निकालोगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है हमारा? ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर। यहाँ से अब आई का मान निकालोगे तो आपको आई का मान क्या मिलेगा? वी बटे आर। क्या मिलेगा? वी बटे आर, वी बटे आर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ इन तीनों का निकालोगे तो क्या मिलेगा? वी बटे R1 प्लस वी बटे R2 प्लस वी बटे R3। ठीक है, ये तीनों मान मिल जाएंगे आपको इन तीनों फॉर्मूलों से। अब देखो आप यहाँ से क्या, अब देखो हम समांतर क्रम के अंदर क्या निकाल रहे हैं? समांतर क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं, इसको मैं मान लूँ RP यानी समांतर क्रम का, P का मतलब पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इन यहाँ से कॉमन लोगे V को, देखो V बटे RP बनेगा आपका। यहाँ से V कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या आपका कोष्टक के अंदर? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R3। अब देखो V से V कैंसिल हो जाएगा तो आपको समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या बचेगा लास्ट में? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है आपका समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। ये आपको इस प्रकार करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आएगा आपका, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब उसके फोकस पर स्थित हो। तो चित्र अब देखो, अब किरण आरेख अब इस प्रकार से बना सकते हो। ये अब दिया हुआ है एक किरण, देखो आपको पता है कि पहली किरण आ रही है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। अब आपको पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से टकराकर वापस जाती है? फोकस से। ये फोकस से निकली। अब आपको पता है दूसरी किरण कहाँ से आपतित की हुई है इसमें, कि वक्रता केंद्र से। अब आपको पता है कि जब किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आप देखेंगे तो आप ये कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर जाकर। प्रतिबिंब की बात करें कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और क्या बनेगा? अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित यानी बड़ा। ठीक है, ये इस प्रकार प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी ये क्वेश्चन ऊपर किया था हमने, कितना आंसर आया था, +0.5 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया समझाइए। तो आप इस क्वेश्चन को देखो एनसीईआरटी के अंदर से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी दिया है कि इंद्रधनुष बनने के पश्चात, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात बनता है और कौनता जल के सूक्ष्म गुणों में दिखाई देना प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में। क्या है, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिचय के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ पर बनता है, सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में। ठीक है। अब जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे परिजनों की भांति कार्य करती हैं। जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो किसके काम करती हैं, आपके जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे परिजनों की भांति सूर्य के आपतित प्रकाश को ये दो बूंदें आपतित, अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न बर्ड प्रेक्षक नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि आपके पीठ की ओर हो, यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, इंद्रधनुष को देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहते हैं। मैंने वो भी बताया था ऊपर कि जो प्रकाश है उसका धूल के कणों, मिट्टी के कणों या तेज किरणों से जो मुड़ने की घटना होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि 800 अनुमत का कोई विद्युत उपकरण 9 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 5 रुपये प्रति kWh की दर से इसे 50 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। इसके लिए देखो आपको सूत्र उपयोग करना है। अगर kWh में डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए इसका, तो इसके लिए आपको सूत्र उपयोग करना है, दी गई शक्ति इंटू घंटे, यानी कितने घंटे चल रहा है, इंटू, अगर इसको हम छोटा छोटा लिखें, एक मिनट, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो P इंटू डे, यानी P मतलब शक्ति, डे मतलब दिन, सॉरी H, डे नहीं, क्या लिखेंगे, H मतलब घंटा, हावर, और यहाँ क्या लिखेंगे, डे यानी कितने दिन चल रहा है। ठीक है, बटे 1000। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उसमें 5 का गुणा कर देना, क्योंकि जो आपको आंसर मिलेगा वो kWh के अंदर मिलेगा। इस फॉर्मूले से आपके kWh आ जाएंगे, यानी कितने kWh हो रहे हैं, यानी कितनी यूनिट बन रही हैं। और उसने बता रखा है कि 1 यूनिट का रुपया कितना है, 5 रुपये। तो इस क्वेश्चन से जितना आंसर आएगा आपको उसका गुणा 5 से कर देना और उसका ऊर्जा का मूल्य आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो लेंस द्वारा उसको फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। ठीक है। यहाँ पर ये खत्म होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।